हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल के दोष के बारे में। रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था उसमें क्या गलती थी, क्या दोष थी, इसके बारे में समझा जाए। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान जो होता है वह एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा था। ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं वृत्ताकार पथों में बहुत तेजी से घूमते हैं। ठीक है, ये वृत्ताकार पथ ही कक्षा या ऑर्बिट कहलाते हैं। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक के समान होता है और ग्रह जो है गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक जो हैं वह आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। यह बातें जो तीन बातें थीं वह रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में प्रस्तुत किया था। इनमें क्या दोष थे, क्या गलती थे, आइए उसको देखते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के दोष, जैसा कि आप जान चुके हैं कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल जो है वह सौर मंडल का एक छोटा रूप था। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल सौर मंडल का एक छोटा रूप था, जिसमें नाभिक को भारी सूर्य की तरह माना गया और इलेक्ट्रॉनों को हल्के ग्रह की तरह सोचा गया था। ठीक है, जब सौर मंडल पर चीर सम्मत यांत्रिकी को लागू किया जाता है तो पता चलता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, जब सौर मंडल पर चीर सम्मत यांत्रिकी का मतलब क्या होता है? चीर सम्मत यांत्रिकी सैद्धांतिक विज्ञान है। चीर सम्मत जो यांत्रिकी है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, वो सैद्धांतिक विज्ञान है जो न्यूटन के गति के नियम पर आधारित है। चीर सम्मत यांत्रिकी न्यूटन के गति के नियम पर आधारित है। यह स्थूल वस्तुओं के गति के नियम को समझाती है। जो बड़े बड़े वस्तुएं हैं उनकी गति को समझने के लिए चीर सम्मत यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रह, सूर्य, इनके लिए आप चीर सम्मत यांत्रिकी लगा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को आप F = G(m1m2/r² के द्वारा दे सकते हैं, दिया जा सकता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो F = G(m1m2/r² होता है, जहाँ पर m1 m2 जो है द्रव्यमान है और r जो है द्रव्यमानों के बीच की दूरी है और g जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ठीक है, इस सिद्धांत से ग्रहों की कक्षाओं के बारे में सही गणना की जा सकती है जो प्रायोगिक मापन से मेल खाते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल था वह सौर मंडल का एक छोटा रूप था, जिसमें नाभिक को भारी सूर्य की तरह और इलेक्ट्रॉनों को हल्के ग्रह की तरह सोचा गया था। जब सौर मंडल पर चीर सम्मत यांत्रिकी को लागू किया जाता है तो पता चलता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह F = G(m1m2/r² होता है। ठीक है, जहाँ पर यह m1 m2 जो है वो द्रव्यमान है और r जो है उन द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। g जो है कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। ठीक है, इस सिद्धांत से ग्रहों की कक्षाओं के बारे में सही गणना की जा सकती है जो प्रायोगिक मापन से मेल खाते हैं। ठीक है, सौर मंडल और नाभिकीय मॉडल में समानता से यह सुझाव मिलता है कि
ठीक है, सौर मंडल और नाभिकीय मॉडल। सौर मंडल और नाभिकीय मॉडल में समानता से यह सुझाव मिलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। जैसे ग्रह जो थे वे निश्चित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते थे, उसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कूलाम्ब बल होता है, F बराबर के Q1 Q2/r² होता है। सूर्य और ग्रहों के बीच में जो बल था वह गुरुत्वाकर्षण बल था, F बराबर G(m1m2/r²). लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बल लग रहा है वह कूलाम्ब बल है, ठीक है, F बराबर के Q1 Q2/r² होता है, जहाँ Q1 Q2 आवेश हैं और R उन आवेशों के बीच की दूरी है, उनके मध्य की दूरी है। K जो है अनुपातिकता स्थिरांक है। K जो है क्या है? अनुपातिकता स्थिरांक है। कूलाम्ब बल गणितीय रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है। कूलाम्ब बल जो होता है वह मैथमेटिकली रूप में, गणितीय रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है, परंतु जब कोई पिंड किसी कक्षा में गति करता है, ठीक है, जब कोई पिंड किसी ऑर्बिट में किसी कक्षा में गति करता है तो उसमें त्वरण होना चाहिए, ठीक है। जब कोई पिंड किसी कक्षा में गति करता है तो उसमें क्या होना चाहिए? त्वरण होना चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए। यदि पिंड किसी कक्षा में स्थिर वेग से गति कर रहा हो, स्थिर वेग से गति कर रहा हो तो भी दिशा परिवर्तन के कारण उसमें त्वरण होना चाहिए। त्वरण जो है वह वेग परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकता है और दिशा परिवर्तन के कारण भी उत्पन्न हो सकता है अगर वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है तब, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं, उनकी हर समय दिशा बदल रही है, अर्थात उसमें त्वरण होना चाहिए, ठीक है। तो जब कोई पिंड किसी कक्षा में गति करता है तो इसमें एक्सीलरेशन होना चाहिए, त्वरण होना चाहिए। यदि पिंड किसी कक्षा में स्थिर वेग से गति कर रहा हो तो भी दिशा परिवर्तन के कारण उसमें त्वरण होना चाहिए। अतः नाभिकीय मॉडल में कक्षाओं में घूमते ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन का भी त्वरण होना चाहिए। नाभिकीय मॉडल में कक्षाओं में घूमते ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन का भी त्वरण होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से ग्रह जो हैं घूमते हैं तो उनमें त्वरण होता है, उसी तरह नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं उनमें भी त्वरण होना चाहिए। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेशित कणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करना चाहिए, ठीक है। मैक्सवेल की जो बुक है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इसके अनुसार यह बताया गया है कि अगर कोई आवेशित कण त्वरित हो रहा है, उसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है, तो वह जो है उसके द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण होगा, रेडिएशन होगा। तो यदि किसी आवेशित कण में त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो उस कण के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होगा। यह मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में दिया था। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेशित कणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करना चाहिए। ग्रहों के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आवेशित नहीं होते हैं। ग्रह जो हैं आवेशित नहीं होते हैं, उनके ऊपर चार्ज नहीं होता है, इसीलिए जो है उनमें रेडिएशन नहीं होता है, उनके द्वारा रेडिएशन नहीं होता है। लेकिन नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन पर चार्ज होता है, ठीक है, उनमें एक्सीलरेशन होता है, इसलिए उनमें उनके द्वारा रेडिएशन होना चाहिए, ठीक है। अगर रेडिएशन होगा तो इससे क्या प्रभाव होगा? इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं और उनसे
विकिरण उत्सर्जित हो रहा हो तो क्या होगा? इस विकिरण के लिए ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक गति से प्राप्त होगी। जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो रहा है, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, उसी से उसको ऊर्जा प्राप्त होगी विकिरण के लिए। इस विकिरण के लिए ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक गति से प्राप्त होगी, और जब ऊर्जा खत्म होगा तो नाभिक का प्रभाव जो है इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जाएगा और वह नज़दीक आता जाएगा। इस प्रकार कक्षा छोटी होती जाएगी। गणनाओं से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन को सर्पिल पथ से नाभिक में पहुंचने, ठीक है, सर्पिल पथ से नाभिक तक पहुंचने में 10.8 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सर्पिल पथ से होता हुआ नाभिक में पहुंचने में कितना समय लगेगा? 10.8 सेकेंड लगेगा। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन वे ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, विकिरण उत्सर्जित नहीं करते हैं। लेकिन मैक्सवेल के अनुसार ऐसा होना चाहिए, ऊर्जा उत्सर्जन करना चाहिए, लेकिन वास्तव में नहीं होता है। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक है, इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन की गति का चिरसम्मत यांत्रिकी और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार वर्णन किया जाए, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन की गति का चिरसम्मत यांत्रिकी और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार वर्णन किया जाए, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसी परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यह जो घटना है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, फिर भी उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, इसके बारे में रदरफोर्ड जो हैं कुछ नहीं कह पाए, अर्थात परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। ये पहला दोष था रदरफोर्ड का। ठीक है, गणनाओं से यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन को सर्पिल पथ से नाभिक में पहुंचने में 10.8 सेकंड लगेंगे, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन की गति का चिरसम्मत यांत्रिकी और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार वर्णन किया जाए, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वह किसी परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, आप यह पूछ सकते हैं कि यदि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की गति से परमाणु अस्थायी हो जाता है, ठीक है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की गति से परमाणु अनस्टेबल हो जा रहा है, अस्थायी हो जाता है, तो क्यों नहीं हम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर स्थिर मान लेते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा नाभिक के चारों तरफ तो एनर्जी लॉस होगा मैक्सवेल के अनुसार, और उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, 10.8 सेकंड लगेंगे नाभिक से टकराने में। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार। लेकिन यदि यह मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की गति जो है परमाणु अस्थायी हो जा रहा है, तो हम क्यों ना मान लें कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर गति ही नहीं करता है, स्थिर रहता है। कारण यह है कि यदि इलेक्ट्रॉनों को स्थिर माना जाता है तो अत्यधिक घनत्व वाले नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींच लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को आप स्थिर मान लेंगे तो नाभिक जो है स्थिर इलेक्ट्रॉन को वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा खींच लेगा, जिससे थॉम्सन परमाणु मॉडल का एक लघु रूप प्राप्त हो जाएगा। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, अर्थात थॉम्सन परमाणु मॉडल का एक छोटा रूप आपको प्रस्तुत मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की गति से परमाणु अस्थायी हो जाता है, तो क्यों नहीं हम इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर स्थिर मान लेते हैं? कारण यह है कि यदि इलेक्ट्रॉनों को स्थिर माना जाता है तो अत्यधिक घनत्व वाले नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींच लेगा, जिससे थॉम्सन परमाणु मॉडल का एक लघु रूप प्राप्त होगा। ठीक है,
तो रदरफोर्ड मॉडल का पहला जो दोष था कि रदरफोर्ड मॉडल जो है परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, उसके स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। दूसरा जो गंभीर दोष था रदरफोर्ड मॉडल का, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एक दूसरा गंभीर दोष यह है कि यह परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वह परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है, अर्थात इससे यह पता नहीं चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और उनकी ऊर्जा क्या है। ठीक है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का दूसरा गंभीर दोष यह है कि यह परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है, अर्थात इससे यह पता नहीं चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान हैं और उनकी ऊर्जा क्या है। ठीक है। तो यह रदरफोर्ड मॉडल का दूसरा दोष था। आगे जो है इन दोषों को दूर किया जाएगा बोर के परमाणु मॉडल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।